ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उत्तराखंड में चुनावी हलचल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गुप्ता और आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडेय। देश के 5 राज्यों के साथ ही उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। मतदान को लेकर के जहां निर्वाचन आयोग की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही, वहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बाल जी, मैं जानना चाहूंगा क्या माहौल है उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के? राघवेश जी, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके काफी जिले इस टाइम बर्फ से लदे हुए हैं। अगर हम बात करें चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, तो इनके काफी इलाकों में बर्फबारी हुई है और हो रही है। तो मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जो पाबंदियां लगाई हैं, 15 जनवरी तक रैली नहीं होंगी, तो उसके बाद ये जो भागदौड़ है ये वर्चुअली ज्यादा दिखाई दे रही है। खास बात ये भी है कि उत्तराखंड में जो प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने चूंकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, उम्मीदवारों के चयन के लिए अपने अपने स्तर से कामकाज इनके यहाँ चल रहे हैं, तो उम्मीदवार ज्यादा भागदौड़ में है। अपने क्षेत्र में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद है एक तरफ, दूसरी तरफ टिकट की जुगत भिड़ाने की कोशिश भी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ 2 राजनीतिक दलों ने, आप और यूकेडी ने, कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है और इस बार चुनाव में बसपा एक बार फिर दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा कोई सीट नहीं पा सकी थी। बाल जी, चुनावी माहौल के बारे में बताया आपने कि वर्चुअल रैलियां लोग कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग के प्रतिबंध है 16 जनवरी तक के लिए, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुद्दे क्या हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं? राघवेश जी, अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहाँ उद्योगों की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ रोजगार ये एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, और अब लॉकडाउन के बाद ये और थोड़ा शिद्दत से सामने आया है। इसके साथ ही पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, ये पलायन का मुद्दा भी रहा है। और अभी एक चीज और दिख रही है पिछले चुनाव और इस चुनाव के दरमियान कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो इसे लेकर विकास की कुछ बड़ी योजनाएं आई और उन पर बहुत तेजी से काम भी हुआ। जैसे अगर आप बात करते हैं ऑल वेदर रोड की, तो ऑल वेदर रोड का जिस तेजी से काम चला, नई सड़कें बनी, ऑल वेदर रोड के अलावा भी सड़कें बनी, कर्णप्रयाग तक रेल लाइन ले जाने की जो एक कोशिश बड़ी ईमानदारी से परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। हेली एम्बुलेंस की भी शुरुआत हुई कि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में जहां 18 घंटे सड़क तक पहुंचने में लग जाते हैं, वहां अगर जिंदगी की डोर को थामने जैसी कोई व्यवस्था होती तो वो अपील करती है। तो इस चुनाव में विकास से जुड़े ये मुद्दे भी शामिल हैं। कोरोना का दौर जो कुछ लोगों ने देखा भुगता, वो भी इस चुनाव पर कहीं असर डालता दिख रहा है। महंगाई और कोरोना से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, तो वो भी बहुत गंभीर सी स्थिति रही। उसमें हालांकि मदद के लिए सरकार आगे आई, कई तरह की योजनाएं चली, कोई भूखा ना रहे इसके लिए अभियान चले, आर्थिक मदद भी दी गई। तो ये भी इस चुनाव में कहीं कोई भूमिका जरूर निभाएगा। फ्री में बिजली, पानी जैसे मुद्दे भी इस चुनाव में उछाले जा रहे हैं, इन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का देहरादून और हल्द्वानी में दौरा हुआ, विकास की तमाम योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। तो ये सब भी इस चुनाव पर असर डालता दिख रहा है। और ये खास बात भी है कि जो राजनीतिक दलों का अंतर्कलह है, उसका भी रूलिंग पार्टी माने बीजेपी फायदा लेने की स्थिति में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों देहरादून और हल्द्वानी में जनसभाएं की और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही साथ इसके पहले ऑक्सीजन की कमी थी, जब दूसरी लहर में उत्पादन केंद्र बनाए गए, अस्पतालों को दुरुस्त किया गया, बेड की व्यवस्था की गई। तो इस तरह कई सारे काम किए गए। तो कई सारे जो राहत के पैकेज दिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना इम्पैक्ट डालेगा चुनाव में ये? राघवेश जी, जिन लोगों तक मदद पहुंची, किसी भूखे को अगर रोटी मिल पाई, तो वो कैसे भूल सकता है इस चीज को। बुरे वक्त में साथ खड़े होने वाले को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं होता साहब। और जो विकास योजनाओं से प्रभावित लोग हैं, जिन इलाकों में पानी नहीं था या जिन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, जहां कोरोना के काल में बेड, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वहां भी इन सेवाओं का विस्तार हुआ, ये सेवाएं पहुंची, तो लोगों में भरोसा तो पैदा हुआ है। उसका लाभ यकीनन ये सुविधाएं देने वाले को मिला करता है। आपने रेल कनेक्टिविटी की बात की, सड़क कनेक्टिविटी की बात की, एयर कनेक्टिविटी पर ही बहुत फोकस है सरकार का। केंद्र सरकार का फोकस फिलहाल अभी भी है और राज्य सरकार उसमें बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही थी। तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कनेक्टिविटी तो साहब उत्तराखंड
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की जान है। यहाँ सैन्य क्षेत्र से लौटने वाला उत्तराखंड का वासिंदा हो या फिर पर्यटक हो या तीर्थयात्री हो, कनेक्टिविटी बढ़ने से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीदें पैदा करती है। तो कनेक्टिविटी बढ़ने का भी सरकार को फायदा हमेशा मिलता है, हर जगह की ये बात है। तो विकास की बयानी एक्चुअली कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, तो उसका फायदा मिलना तय है। सुभाष जी, कोरोना का दूसरी लहर आई और काफी मुश्किलें हुई लोगों के सामने, उसके बाद राहत मिला, लोगों का केसेस कम हो गए, नए वर्ष की जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक आए, कोरोना संक्रमण के बावजूद तीर्थयात्रियों की संख्या भी काफी रही। ये सब जो मुद्दे हैं कितना प्रभावित करेंगे मतदाताओं को चुनाव में? राघवेश जी, ये मुद्दे दो तरह से प्रभाव डालते हैं। एक तो कोरोना काल में दवा, ऑक्सीजन, बेड न मिलने से जो लोग प्रभावित हुए, जिनके परिवारों को आघात पहुंचे, एक वो मुद्दा अपनी जगह है। और दूसरा ये कि सरकार ने जो किसी को भूखा न रहने देने का अभियान चलाया, लोग जब घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जब मजदूरी पर नहीं जा पा रहे थे, जब पूरी अर्थव्यवस्था ठहर गई थी, उस टाइम भी लोगों के चूल्हे नहीं ठंडे होने दिए, उसका भी असर पड़ता है। और इसके अलावा ठेली वाले और बहुत सारे लोग, इवन किसान भी, उन्हें जो सरकार ने राहत दी है, वो भी इस चुनाव में कहीं अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। मोटे तौर बात की जाए सुभाष जी, तो आपका कहना है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में भी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर मैदान में जा रही है, कितना प्रभावित करेगी मतदाताओं को इसकी, ताकि दोबारा सरकार बने यहाँ पर भाजपा की? राघवेश जी, जहाँ अच्छे काम हुए हैं, जिस क्षेत्र में ज्यादा अच्छे काम हुए हैं, जहाँ विकास की योजनाएं पहुंची हैं, तो वहाँ सरकार को फायदा तो मिलना ही है। वहाँ के उम्मीदवार भी अगर साफ सुथरी छवि के आते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान होगा ये संघर्ष जीतना। प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस। जैसा कि उत्तराखंड में परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की सरकार बढ़ती रही है राज्य गठन के बाद से ही अब तक। पहले भाजपा की अंतरिम सरकार थी, चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद फिर भाजपा की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस के जो आरोप है, उन पर क्या कहेंगे आप? आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का चरित्र है। जनता जो फैसले करती है वो आरोप सुनकर नहीं करती, बल्कि भोगे हुए सच के आधार पर फैसले हुआ करते हैं। और चुनाव में एक दिन की बात, एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं होती। 5 साल में लोगों ने जो देखा होता है उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। तो जहां अच्छा काम किया गया है जिन क्षेत्रों में, तो उसका यकीनन फायदा मिलेगा। और जहां तक ये बात है कि एक बार ये पार्टी, दूसरी बार वो पार्टी, ऐसा होता आया है, इसे आप संयोग भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जो नाराजगी होती है वो चुनाव में रंग दिखाती है। बहरहाल जो भी हो, उत्तराखंड का मतदाता बहुत सुलझा हुआ, बहुत शिक्षित वर्ग है। सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, परिवारों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ छोटी छोटी नाराजगियां बहुत लंबे समय तक नहीं टिका करती। फैसले कुल मिलाकर इस पर होते हैं कि काम क्या हुआ है पूरे प्रदेश के लिए। लोग व्यक्तिगत नफे नुकसान को यहाँ बहुत ज्यादा नहीं देखा करते। इस बार आम आदमी पार्टी पहले तो यहाँ पर रही नहीं, इसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी सक्रियता से दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी जो राज्य गठन के बाद 2012 तक चुनाव जीतती रही, 2-4 सीटें, 5 सीटें जीतती रही। हालांकि 2017 में बहुजन समाज पार्टी को विशेष भूमिका नहीं रही चुनाव परिणामों की दृष्टि से कहा जाए। तो इन दोनों पार्टियों को लेकर चुनाव में क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको, कितना प्रभावित करेंगे चुनाव को, किस रूप में ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसको किस ढंग से प्रभावित कर सकते हैं आप, क्या कहेंगे आप? राघवेश जी, इन दो पार्टियों के साथ एक तीसरी पार्टी को भी लिया जाना चाहिए। यह है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड के गठन से पहले से उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों पार्टियां इस बार और ज्यादा शिद्दत से कोशिश कर रही हैं चुनाव का एक एंगल बनने का। जैसा कि परंपरागत रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी ये चलता आया है, तो इस परंपरा को, इस रिवायत को बदलने के लिए ये तीनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। आपने थोड़ा पहाड़ पर ज्यादा कोशिश की है, बसपा अपने परंपरागत वोट को फिर जोड़ लेना चाहती है, जो 17 के चुनाव में लगा था कि कहीं साथ नहीं दे पाया। और यूकेडी उत्तराखंड से जुड़े जज्बातों को लेकर, उन ख्वाबों को लेकर जिनके साथ नए राज्य की स्थापना हुई थी, नए तेवरों के साथ मैदान में है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनमें कौन कितना कामयाब होता है। सुभाष जी,
उत्तराखंड में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है राज्य गठन से लेकर के विकास के तमाम कार्यों में, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा रहा हो या विकास के अन्य मुद्दे रहे हो, महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी अच्छी है, करीब 39 लाख से ज्यादा महिला मतदाता है यहाँ पे। महिलाओं के बीच क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव में इस बार? देखिए, महिलाओं को परगलाया तो नहीं जा सकता। उत्तराखंड की जो महिला शक्ति है वो बहुत सुशिक्षित है, बहुत सुलझे हुए विचार और सुलझी हुई सोच वाली है। उसने छोटी मोटी बातों से, जैसे छोटे मोटे कोई लालच दिए जाएं, इस सब का असर मुझे नहीं लगता कि उस पर पड़ता। वो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का जो बनाने का लक्ष्य था, जिन ख्वाबों सपनों के साथ उत्तराखंड बना था, उसे सच होते देखना चाहती है। उत्तराखंड की महिला चिकित्सा क्षेत्र में भयंकर सुधार चाहती है, विकास चाहती है। वो चाहती है कि उनके घर के आसपास भी विकास की योजनाएं बने, उनके बच्चों को पहाड़ पर आसपास रोजगार मिले, रोजगार के लिए दूर दूर भटकना ना पड़े। और जो विकास के काम चल रहे हैं उसका भी सीधा असर महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है और महिलाएं वोकल होती हैं। ये कहा जा सकता है कि जैसे उज्ज्वला योजना है, जो घरेलू गैस है, खाना बनाने की गैस उनको जो दिया गया, या जल जीवन मिशन में जो पानी कनेक्शन दिया गया, क्योंकि महिलाएं दूर से पानी लेकर आती थी, या अब घसियारी योजना की बात किया जिसमें चारा की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो महिलाओं के लिए जो पहल की है सरकार ने, राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने, एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना अलग मुद्दे महिलाओं को लेकर के और पार्टियों के अलग अलग मुद्दे महिलाओं को लेकर के। इन सारी चीजों के समग्र रूप से देखा जाए तो महिलाएं कितना प्रभावित होंगी इन योजनाओं से? एक बार कोई सुविधा दे दी जाए और उसके आधार पर 5 साल बाद भी ये अपेक्षा की जाए कि वाहवाही मिलेगी, ऐसा तो पहाड़ पर नहीं होता। पहाड़ की महिलाएं समग्र रूप से देख रही होती हैं चीजों को। ये चिकित्सा क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी, इन सब के क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है और जो होने की उम्मीद करती हैं कि सामने वाले इस पार्टी के लोग अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो ऐसा करेंगे, उस आधार पर वोट दे सकती हैं। ज्यादा संभावना इस बात। एक और सवाल बनता है, ये युवा मतदाता है प्रदेश में, उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या होंगे? युवा मतदाता को पढ़ना और उसके बारे में एकदम राय दे देना थोड़ा सा अलग है। युवाओं की सोच राजनीतिक में अब जब वो वोट डालने का अधिकार पा रहे हैं तो थोड़ी सी अलग है। युवाओं को आरोप प्रत्यारोप, कीचड़ उछालने की राजनीति पसंद नहीं है। उन्हें विकास से मतलब है, विकास करने और आगे बढ़ाने वाली नीतियों से युवाओं को लगाव है। उन्हें प्रलोभन देकर नहीं परगलाया जा सकता। उन्हें उम्मीदवार चाहिए साफ सुथरे, पढ़े लिखे उम्मीदवार, क्रिमिनल नहीं चाहिए उन्हें। युवा नहीं पसंद करते उन्हें। ज्यादातर युवा उत्तराखंड का शिक्षित युवा है, तो उसके लिए भी वही शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, क्या सुविधाएं हैं, चिकित्सा क्षेत्र में क्या हो रहा है, IT के सेक्टर में क्या काम किया जा रहा है, नए उद्योगों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, रोजगार की क्या नीतियां हैं, क्या व्यवस्थाएं, ये चीज उन्हें प्रभावित करती है। राघवेश, और संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो मतदान होना है 14 फरवरी को, तो मोटे तौर पर क्या मुद्दे होंगे और मतदाता किन मुद्दों पर चुनाव कर सकता है? राघवेश जी, ये चुनाव कई मायने में अलग तरह से हो रहा है, ये भी बात करते हैं अभी। देखिए, एक तो मुद्दा वही पहाड़ का जो विकास है, जिसके लिए पहाड़ बहुत इंतजार कर चुका है, वो मायने विकास का मुद्दा, चिकित्सा शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, उद्योग का मुद्दा, ये तो मुद्दे होने ही होने हैं। उसके बाद उम्मीदवार के चेहरे भी मैटर करेंगे। कौन उम्मीदवार है, कितना पाक साफ है, किस तरह के अब तक के उसके कामकाज रहे हैं। क्योंकि अभी तक ज्यादातर दलों के उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की तो कोई सूची नहीं आई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो परंपरागत रूप से मुख्य मुकाबला होता आया है उत्तराखंड का, इस बार आप यूकेडी और बीएसपी भी उसमें एक एंगल बनने की कोशिश करती हुई साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन राघवेश जी, इस बार चुनाव थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक होगा। बर्फबारी के बीच, कोरोना के बीच निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्थाएं की हैं, उससे आम मतदाता का विश्वास बढ़ा है कि चुनाव बहुत सुविधा के साथ होगा, कोई खौफ नहीं होगा। थोड़ी सी सावधानी अगर हम भी बरतें तो हम कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग को, दिव्यांग को, गंभीर रूप से जो रोगी हैं, उन्हें अपने घर से मतदान करने की सुविधा साथ कौन सोच सकता था कि ये मिलेगी। पोलिंग बूथ बढ़ा दिए गए ताकि बूथों पर ज्यादा भीड़ ना हो, और मतदान की अवधि भी 1 घंटे बढ़ा देना। मतदान से पहले रैलियों जुलूसों पर 15 जनवरी तक जो रोक, वो सब एक सुखद एहसास करा रहा है। और यही वजह है कि इस चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ गया है। आपने इतनी सारी जानकारी दी सुभाष जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में चुनावी हलचल पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गुप्ता और आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।